देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे जॉली ग्रांट। गृह मंत्री अमित शाह का भी मिलेगा मार्गदर्शन। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से पहले देहरादून सचिवालय में एनर्जी कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। पावर सेक्टर में 40,000 करोड़ के एमओयू भी हुए साइन। सीएम धामी ने देहरादून में किया ध्वज स्मारक का लोकार्पण। लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। कहा ध्वज स्मारक सभी को प्रेरणा देगा। जोशीमठ भू धसाव को लेकर पहले चरण का जियो टेक्निकल सर्वे पूरा। 80 मीटर डीप को ड्रिलिंग पूरी। सैंपल की जांच के बाद ही मिलेंगे परिणाम। देवभूमि लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट में आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी के निमंत्रण पर पीएम मोदी आ रहे हैं। 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन होना है। 9 दिसंबर तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगी। समिट के समापन में गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट में आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी के निमंत्रण पर पीएम मोदी आ रहे हैं। 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है। और आपको बता दें 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया जाएगा और 9 दिसंबर तक या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगी। समिट के समापन में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड अजय डोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके लिए अब पीएम मोदी आएंगे और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी देखिए, ये जानकारी आज मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचने वाले हैं 8 तारीख को। 8 तारीख से इन्वेस्टर समिट, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उत्तराखंड में देहरादून में, वो शुरू होनी है। 8 और 9 दिसंबर को 2 दिन ये इन्वेस्टर समिट चलेगी और उसके उद्घाटन कार्यक्रम के लिए खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो दिल्ली गए थे और उन्होंने खुद ही उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये न्योता स्वीकार किया है। और आज खबर लगी है कि 8 तारीख को उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। आज जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा जो में लगे हुए जो सारे अधिकारी होते हैं, वो देहरादून का दौरा करके गए हैं, मौका मुआयना करके गए हैं, पूरी जानकारियां जुटा करके गए हैं। और जानकारी ये है कि 10 बजे सुबह 8 तारीख को 10 बजे सुबह जॉली ग्रांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे एयरफोर्स के विमान से। और उसके बाद 9 तारीख को जब इन्वेस्टर समिट का समापन होगा, तो 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट के समापन में शाम को गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। वो इस समिट का समापन करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव भी रहा है, एक आध्यात्मिक लगाव रहा है। आध्यात्मिक लगाव जिसको हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं और हर राज्य से उनका लगाव है, हर राज्य से उनकी बहुत ही ज्यादा इंटीमेसी है, लेकिन उत्तराखंड से थोड़ा आध्यात्मिक लगाव ज्यादा है बद्रीनाथ केदारनाथ से। तो इसलिए भी वो उत्तराखंड को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस समय फिर इन्वेस्टर समिट हो रही है। देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको न्योता दिया है, खुद जाकर के प्रधानमंत्री आवास में मिलकर न्योता दिया है, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया है। एक उत्तराखंड वासियों के लिए भी अच्छी बात है और एक बड़ा संदेश तो जाता ही है जब प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री जब एक छोटे से राज्य में पहुंचता है और वहां की इन्वेस्टर समिट से कुछ संदेश देता है, तो इसमें राज्य का भी हौसला बढ़ता है और जो निवेशक यहाँ पर जो आने वाले हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, करीब 8 तारीख को 40,000 से ज्यादा कंपनियों के अधिकारी, निवेशक, कंपनियों के डायरेक्टर्स और मालिकान लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी। तो ये इस राज्य के लिए एक बड़ी अच्छी चीज, एक सुखद खबर तो है ही। जी अजय, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के एफआरआई में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि पूरे देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति समूह ने इन्वेस्टर समिट में आने की सहमति जताई है। इस दौरान इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का जो काम शुरू किया था, उसी की तर्ज पर हमारी सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है, जिससे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर निवेश होगा और युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा। चूंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने का दावा किया है। सीएम ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 राज्यों में शानदार जीत मिली, उसी तरह 2024 के चुनाव में भी बड़ी सफलता मिलेगी। भव्य समारोह होगा और बड़े धूमधाम से, और 3 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 का कैसा जनता का मन है, यह भी 3 राज्यों के चुनाव ने पूरे भारत के समक्ष रखा है। और 2024 का जो चुनाव है, प्रचंड बहुमत से फिर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। भूधसाव आपदा प्रभावित सीमांत नगर जोशीमठ के सुनील वार्ड में औली रोड पर जमीन के 80 मीटर अंदर तक को ड्रिल कर कार्य पूरा हुआ, जिसके पहले चरण के को ड्रिलिंग कार्य पूरा होने के बाद अब जोशीमठ नगर के मध्य क्षेत्र के कैंट एरिया जंगलात रोड पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। पहले चरण की को ड्रिलिंग से क्या परिणाम रहे, ये सैंपल की जांच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल जियो सर्वेक्षण का कार्य कार्यदायी कंपनी फुगरो के जियोलॉजिस्ट अभिषेक भारद्वाज की निगरानी में कुशलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। 80 मीटर की डीप को ड्रिलिंग पूरी करने के बाद टेक्नीशियनों द्वारा सैंपल एकत्रित किए गए हैं। लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन ने परिवार न्यायालय के न्यायाधीश को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर सम्मान दिया। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का 2 महीने पहले आकस्मिक निधन हो गया था, जिसकी वजह से विचाराधीन प्रकरण लंबित थे। एडीजे कोर्ट वैकेंट थी 2 महीने से, क्योंकि पहले जो एडीजे थे हमारे अरविंद नाथ त्रिपाठी जी, उनका हार्ट अटैक आने से देहांत हो गया था। उसी से 2 महीने से हमारी कोर्ट वैकेंट थी और उससे हमारे जो यहाँ के ऊपर जो वो फाइलें थी वो वहाँ पर ट्रांसफर हो रही थी, लंबित चल रही थी। उससे वादकारी बहुत परेशान थे और अधिवक्ता भी बहुत परेशान थे, और अधिवक्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा और ये हमारी बहुत अच्छी है। और हम एडीजे साहब का यहाँ पर जो नए अभी आए विवेक द्विवेदी जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लक्सर में महंत फूलगिरी महाराज ने बालावाली के गंगाहट पर एक अस्थायी गौशाला स्थापित की है। महंत फूलगिरी महाराज ने बताया कि दर दर भटकते गौवंशों के लिए गौशाला स्थापित की गई है। साथ ही कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा गौवंशों से दुर्व्यवहार हो रहा था और उन्होंने अस्थायी गौशाला में गौवंशों की सेवा शुरू की है। वहीं लंबे समय से गौशाला की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे वैदिक गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने गौवंशों के प्रति बीजेपी सरकार की सोच पर हमला बोला है। ये सनातन धर्म सभी लोग कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है गौओं का सेवा। ये गौएं हमारे जितने आपको अभी दिख रही है बनी हुई,
ये सब आवारे छुटी हुई गौएं हैं। ये मारी मारी फिर रही हैं, जगह जगह काटी जा रही हैं, इनको भला बच्चे भी मार रहे हैं। तो हमने दर्द पीड़ा देखकर हमसे सहन नहीं हुआ, तो हमने सोचा जे बाला जवाली रघुनंदन बाबा सिद्ध समाधि के किनारे हमने गौशाला को चालन करवाया। गाय को लेकर, लावारिस गोवंश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच बहुत घटिया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय के ऊपर केवल राजनीति करती है, उसके संरक्षण का समाधान नहीं करती है। दुनिया भर में जय सिया राम और जय श्री राम का नारा बुलंद हो रहा है, लेकिन गाय माता का गला कट रहा है, गाय माता का स्वाभिमान नीचे जमीन पे गिर रहा है। उसको बचाने की जरूरत है। पहला तो यह है कि गौ माता और गंगा गौ की सेवा सबसे बड़ी धर्म है। हिंदू धर्म का तत्व है कि गौ माता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सरकार से भी अनुरोध है कि गौ माता के लिए चारे के लिए जगह भी देनी चाहिए और गौ माता के लिए पूरा सहयोग सभी को करना चाहिए। यही हमारा जितनी आवारा गौ माता इधर उधर घूम रही है, उनको सबको सेवा की जाए और जो है सरकार से भी प्रार्थना की वे भी अपना सहयोग इसमें पूरा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालोबगंज से शीतला देवी मंदिर मार्ग को बनवाने की घोषणा की थी, जिसके संयुक्त निरीक्षण किए जाने से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है। आने वाले समय में सड़क का निर्माण हो जाएगा। निरीक्षण मसूरी वन विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग की निगरानी में करवाया गया ताकि रोड के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सके। बता दें कि बालोबगंज से शीतला देवी मंदिर जाने के लिए करीब 800 मीटर लंबी सड़क बनी, जिसको लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। सड़क की जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे ज्वाइंट इंस्ट्रक्शन में आ रखे हैं वन विभाग के साथ। और इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर के करीब है और चौड़ाई 7 मीटर तक हम लोग इसके लैंड एक्वायर के लिए प्रपोजल बनाते हैं। और इस बीच में जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन होने के बाद जब भी पेड़ों की गणना होगी, उसी के हिसाब से जब तक वन विभाग और रेवेन्यू विभाग जो है परमिशन नहीं देता, उसके बाद ही हम लोगों का रूल है। जैसे ही यहाँ से स्वीकृति मिलेगी उसके बाद इसका प्रपोजल शासन को जाएगा और उसके बाद तभी जब पैसा स्वीकृत हो जाएगा तो उसके बाद कार्य होने की संभावना है। अभी तो इसका प्रपोजल बनाया जा रहा है। अभी ये RES और वन विभाग द्वारा आज यहाँ पे ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि कितने पेड़ उसमें आएंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पेड़ों की गणना की जाएगी। गणना करने के बाद फिर ये आपस जब साहब देखेंगे उसके बाद फिर शासन को जाएगा क्या होता है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक की दबंगई से दुखी होकर मंगलौर निवासी एक युवक पानी की टंकी पर सुसाइड करने के उद्देश्य से चढ़ गया, जिसकी सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्वराज सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी भी मौके पर पहुंचे और पानी की टंकी पर चढ़े व्यक्ति को उतारने की कोशिश की। इस बीच रमेश जोशी और पुलिस कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक देहात क्षेत्र में हैं, वो जबरदस्ती सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवा रहे हैं, हमारे लोगों के भाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं, वह हमारे लोगों के को पलायन करने को मजबूर कर रहे हैं। और जब हमने आज तमाम आला अधिकारियों ने आदेश करे थे तो उसके बाद जबरन वो लोग दबाव बना रहे हैं, गांव का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, क्षेत्र का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जिसके विरोध में हमने जब विरोध करा तो कार्यकर्ताओं पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता ऊपर चढ़ गए हैं। और अगर आज हमें न्याय नहीं मिला तो बस हम माननीय मोदी जी 7 तारीख को आ रहे हैं, हम उनके प्रणाम करेंगे और उनका ही आशीर्वाद लेंगे। उत्तराखंड में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। देहरादून की सड़कों को बनाने का कार्य दिन रात तेजी से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि देहरादून की सभी सड़कें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। केवल 2 सड़कें चक्राता रोड और इसी रोड बची हुई थी, जिनका निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश होने की वजह से सड़क बनाने का काम नहीं हो पाया, लेकिन इसी रोड का काम जल्द पूरा हो जाएगा। हमने सारी सड़कें कंप्लीट कर ली हैं, सिर्फ 2 सड़कें हमारी बची थी जो स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं। इसमें चक्राता रोड और ईसी रोड। तो मेरे द्वारा अभी सुबह एक पूरा राउंड लिया गया है उसका। कल रात में बारिश होने की वजह से चक्राता रोड पे काम नहीं हो पाया ज़्यादा, लेकिन ईसी रोड हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं। थोड़ा सा एक स्ट्रेच बचा है, मुझे लगता है 100 फीट करीब है, जिस पे काम चल रहा है। तो ये मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है सभी डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी थे, मेरे साथी थे, उनको ये निर्देश दिया गया कि अभी दिन में काम करेंगे। अदरवाइज हम लोग रात में काम कर रहे थे, क्योंकि रात में टेम्परेचर डिप कर रहा है और मौसम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेरे द्वारा ये कहा गया है कि अभी दिन में शुरू करेंगे। इमीडिएटली मशीन लगा रहे हैं। 5 मशीन चक्राता रोड पर लगाई जा रही हैं, 2 मशीन आरा घर से प्रिंस चौक के बीच में लगाई जा रही है और 1 मशीन ऑलरेडी
ईसी रोड पे काम कर रही है। तो आज रात तक मुझे उम्मीद है कि मुझे लगता है 8-9 बजे तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही। कई बार बेड नहीं मिलने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में बेड की कमी को दूर करने के लिए 2 और वार्डों का विस्तार किया जा रहा है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ओटी और इमरजेंसी की नई इमारत और ओपीडी भवन की छत पर 42 बेड के 2 वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा पुरानी महिला अस्पताल की इमारत को तोड़कर 550 बेड की 9 मंजिला इमारत बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि बेडों का विस्तार होने से मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं कि एक विस्तार की तरफ बढ़ता हुआ नया अस्पताल है, तो इस क्रम में आपने देखा कि 2 बिल्डिंग, एक ओपीडी बिल्डिंग और एक ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग दोनों नई बनी है जो हमें मिली है। इसके अलावा आपने देखा कि महिला अस्पताल को तोड़कर भी एक 550 बेड की एक 9 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसका भूमि का समतलीकरण हो चुका है और बिल्डिंग बननी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में जो हमारी दोनों नई बिल्डिंग है, इनकी छत पर 42 बेड्स के 2 वार्ड हमें मिले हैं, जिसमें 30 ऑक्सीजन बेड हैं और 8 एचडीयू हैं और 4 आईसीयू हैं। ये हमारी ओपीडी बिल्डिंग के ऊपर भी है और ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग के ऊपर भी इस तरह का हमें मिला है। हरिद्वार की पथरी पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है। युवक और आरोपी दोनों ने नशा किया और उसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने युवक की हत्या कर दी। पथरी में एक गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था और उसका जब एग्जामिन करने पर पता लगा उसके पीट के उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में भी लिया। क्योंकि मामला अज्ञात में था, तत्काल उसके भाई से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी और 24 घंटे के अंदर पुलिस और एसओजी और हमारे एसपी क्राइम और एसपी देहात इनके कुशल नेतृत्व में भी और जल्दी ही जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था ऋतिक, उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना को करना बताया और इसके पीछे उसका जो कारण था वो आपस में जो इनका झगड़ा इस लेवल पे बढ़ गया था, क्योंकि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे की हालत में इनका आपस में झगड़ा हुआ। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए सरकार ने युवा कल्याण विभाग की ओर से चलाई गई खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में बालिका वर्ग की प्रतियोगिता का मुख्य आतिथ्य जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, संरक्षक ब्लॉक प्रमुख नेहा ठेक ने किया। वहीं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खरायत ने बताया कि अंडर 14, अंडर 17 वर्ग की 100, 600 मीटर, 3000 मीटर दौड़, गोला भाला फेंक प्रतियोगिता के अलावा लंबी और ऊंची कूद, कबड्डी, खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पहले नंबर पर आने वाली छात्राएं जिला स्तर में प्रतिभाग करेंगी। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का यहाँ उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त प्रतिभागी छात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ और अब साथ ही अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री रेखा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जो उन्होंने हमारे समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। नए पंचायती स्तर से ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 2 आयु वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं नए पंचायती स्तर पर आयोजित की गई। उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई और विजयी प्रतिभागियों को 500 रुपये की नगद धनराशि, 400 और 300 रुपये की नगद धनराशि यहाँ पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं कांग्रेस ने समिट पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ करण माहरा ने कहा कि क्या सरकार प्रदेश को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करा रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीते 3.5 महीनों में करीब 400 सड़कें लगातार बंद रही। ऐसी स्थिति में यदि इन आंकड़ों पर सरकार गौर करे तो यह समझ आ जाएगा कि इन्वेस्टर समिट का क्या होने वाला है। पहले मैकेंजी ग्रुप कौन सा है, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी कौन सी है, उसको क्यों लाया गया। आप उसको 2.5 लाख रुपए प्रति एक दिन के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं, 4.5 महीने में उसने क्या किया, पहली बात। दूसरा,
पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक नींव रखी, बहुत मजबूत नींव थी। 2 सिडकों की स्थापना की गई हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में। उनमें कितना इन्वेस्टमेंट आया था और वो उनमें से कितनी बड़ी कंपनीज यहाँ से वाइंड अप करके चली गई। 2018 में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें भी ऐसे कई लाख के करारों की बात हुई, लाख करोड़ के करारों की बात हुई थी। और आपने देखा होगा होर्डिंग लगे थे, 7 लाख लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा इसके माध्यम से। लेकिन उनका क्या हुआ, उसका श्वेत पत्र अभी तक जारी नहीं। उन 2.5 लाख से ज़्यादा के जो करार हुए थे उसका कितनी जमीन में उतरी, क्या हकीकत है ये। 5वां क्वेश्चन मेरा था, क्या आप 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं? क्या आपदा प्रबंधन के वो आंकड़े गलत है कि 3.5 महीने 400 की लगभग सड़कें लगातार बंद रही इस उत्तराखंड में? क्या ये बात गलत है कि कंपनीज में जिनमें 100 मजदूरों की कैपेसिटी है उनको लोगों के दबाव में 150, 200 मजदूरों को रखना पड़ा और कंपनियां घाटे में गई और उनको यहाँ से जाना पड़ा? और विद्युत आपूर्ति आप 24 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये गलत है? इन आंकड़ों पर सरकार आए। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिडकुल पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को महिंद्रा चौक से वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान सामने आया कि वाहन सिडकुल और रानीपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी। साथ ही चोरी के बाद वाहनों को औने पौने दाम में बेचने की तैयारी थी। लगातार जो सिडकुल पुलिस और हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगातार बाइक चोरी के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पे कल कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को, जिनका नाम आरिफ और अमजद है, इनको सिडकुल थाने ने महिंद्रा चौक से पकड़ा है, जिसमें 3 बाइक उनके पास से रिकवर हुई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत विधायक कई सड़कों का लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। जामक से बयाना लोथरू मोटर मार्ग का कार्य 10 साल से चल रहा था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि सड़क तो बन गई है, लेकिन सड़क में जो पेंटिंग का कार्य किया गया है वह बहुत ही ज्यादा लापरवाही के साथ किया है। आधा किलोमीटर में पेंटिंग लगातार उखड़ती जा रही है। ठेकेदार का कहना है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, जिसके कारण यह सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। वही स्थानीय लोग जांच की मांग कर रहे हैं। ये 10 साल से बनी रही है। इस बार इसको डामरीकरण किया जा रहा है, जो कि 1.5 किलोमीटर तक उखड़ गई है। आज प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है, जिस कारण ग्रामीण परेशानी में पड़ सकते हैं कल के दिन। हम ये चाहते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक हमारी बात रखे और हमारी जो डामरीकरण का कार्य चल रहा है उस पर सुधार हो। हमारे यहाँ पे जो सड़क बन रही है वो काफ़ी घटिया गुणवत्ता वाली बन रही है और बीच बीच में कहीं पे जो है उस पे जो है वो धूप भी जम गई, जबकि 2 महीना भी नहीं हुआ अभी पेंटिंग को। तो जहाँ तक मुझे यह है कि विभाग इसमें संज्ञान ले और ठेकेदार को जो है तत्काल उसमें जो है कार्रवाई करने का जो है काम करे कि अच्छा सा काम हो, और सरकार के जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी जो है उसमें संज्ञान लें और अच्छा काम करें। जामक बैना मोटर मार्ग है, उस पर जो है आजकल पेंटिंग का काम चल रहा है और पेंटिंग का काम जो है जबकि जो है टेम्परेचर डाउन हो चुका है आजकल में, फिर भी जो है ठेकेदार के द्वारा जो है बराबर टेम्परेचर वो जो है पेंटिंग की जा रही है उसमें। और दूसरा ये क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट का जिसकी जिम्मेदार जो कर्मचारी है, आपके चाहे टेक्निकल हो जो भी हैं, वो वहाँ पे खड़े नहीं रहे जब पेंटिंग हुई, क्योंकि 2-3 बार जो है हमने ठेकेदार को बोला, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो माना नहीं। उन्होंने उल्टा जो है ये बता दिया कि जो DPR है जो 2 सेंटीमीटर का जो है उसमें DPR में जो है 2 सेंटीमीटर दिखा रखा है। तो हमने कहा चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप जो है क्वालिटी का लगाओ। क्वालिटी के नाम से पता नहीं ये लोग चेकिंग करते हैं नहीं करते हैं, ये भगवान के भरोसे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।